अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम तो जनाब गुड मॉर्निंग कराची है, ताम क्योंकि ईद का सिलसिला ताहाल जारी है, तो इसकी बिना पर इसी को ये जो हमारा प्रोग्राम है ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त K21 न्यूज़ पे जारी है उसका हिस्सा बना देते हैं। बहरहाल इससे पहले भी सुबह के वक्त गुज़िश्ता रोज़ आपसे मुलाकात हुई, कुछ मेहमान भी थे, ईद के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू भी हुई। इसके अलावा कुछ मामलात भी ज़ेर बहस आए और आप पे पैगामात का सिलसिला भी जारी रहा। और हमेशा की तरह देखने वालों ने बहुत सारे मसाइल की निशानदही की। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि ईद के मौके पर इस तरह के मामलात ज़ेर बहस ना आए हो, या आपके जो पैगामात हैं उनमें उन मसाइल की निशानदही की गई हो जो इससे पहले जिसके ऊपर कभी बात ना हुई हो। महंगाई के हवाले से माह मुबारक में जो कुछ होता रहा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में उनके ऊपर बात होती रही, ना चाहते हुए यकीनन। और इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। अब ये मसाइल के ऊपर ही क्यों बात की जाती है, क्योंकि मसाइल इतने सारे हैं कि जितने पैगामात भी आपकी जानिब से मौसूल हुए उसमें आप यकीन मानिए कि एक ना रुकने वाला सिलसिला था कि जो कुछ इस वक्त होता रहा, ख़ास तौर पे अमन ओमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर रही है और ताहाल ये सिलसिला जारी है, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के पैगामात मौसूल हुए। और साथ साथ जो दीगर मसाइल जिसके ऊपर साल साल बात होती रही महंगाई के हवाले से और दीगर मसाइल पे, वो सिलसिला भी जारी रहा। तो कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें इस वक्त हालात हाज़रा के हवाले से, और साथ साथ इस वक्त जो मुल्क की मईशत है इसको सबकी फ़िक्र लाहक है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि मामलात किस तरफ आखिर जा रहे हैं और कैसे इन मसाइल का हल जो है वो निकाला जाएगा, जो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी के भी बस में नहीं है और किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है इनको ठीक कर सके। ज़बानी जमा खर्च से काम लिया जा रहा है जैसा साल साल होता आया है, और हर दौर में ऐसा ही कुछ होता रहा है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। मईशत को बेहतर करने के लिए IMF की तरफ जाना, उनसे कर्ज़ा लेना, कर्ज़े के बाद महंगाई में इजाफा करना, गरीब आदमी के लिए और ज़मीन तंग कर देना, यही सिलसिला चला आ रहा है। तो कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यही मामलात हैं जो हमेशा जिनके ऊपर बात होती रही है और शायद ये आगे भी होती रहेगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा और उनसे आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब, जो कि पेशे से एक रियल्टर है, आपका ताल्लुक़ जो है वो रियल इस्टेट के शोबे से है। इसके अलावा तज्ज़ियाकार की हैसियत से हम उन्हें यहाँ पर मदऊ करते हैं, मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसमें बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह के वक्त यहाँ पर मदऊ का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, और ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। गो कि 2 दिन गुजर चुके हैं, ताम पाकिस्तान में जो है वो 3 दिन तक जो है वो बाकायदा मनाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मैया साहब। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपने इनवाइट किया, बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके। बल्कि हमें तो अपने जो मुल्क के अंदर बेचैनी है ना, जी यहाँ आकर आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ हालात हाज़रा पे बात होती है और जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात होती है। तो मसाइल को उजागर करना उजागर हमारा करना, फ़र्ज़ है कि हमें बिल्कुल सही। चाहिए कि हम लोगों को बताएं। हमारे हुक्मरानों को तो पता है, मगर हम भी चाहते हैं कि उन तक वो ये बात पहुंचाएं कि हमारे हुक्मरान जो लोग मायूस हैं इस मुल्क के अंदर, जिनको रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, मैं उन हुक्मरानों को कहता हूं कि देखें, आप कुछ करें ना करें, जो भी काम करें, सबसे पहले जिस मुल्क में आपको वज़ीर आज़म बनाया है, सदर बनाया, या और जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिली हैं, उन सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर ये है कि आप सबको रोज़ी दें, बिल्कुल रोटी दें, उनको पीने का साफ पानी दें। बिल्कुल ठीक है। उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम 2 रोटी 3 टाइम की रोटी तो उनको आप दे दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपकी ज़िम्मेदारी है और अगर आपने उनको ये चीज़ें फराहम नहीं की तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत खूब, बिल्कुल तो ऐसा ही। बेहतर ये है कि जब आपको मौका मिला है तो ज़िम्मेदारी कबूल वही करता है जो ये चैलेंज को कबूल करता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो बिल्कुल वही सही। फिर ये एहसास इसको। जिम्मेदारी जिसके अंदर अब हो। जब एहसास ज़िम्मेदारी है, आपको वोट मिल गए, आप उस ज़िम्मेदारी पे फायद हो गए, फिर अल्लाह से आपने वादा किया ओत लेकर वाह कि क्या आपने मैं बात की। आपकी जो है ना, मैं अपने आवाम की खिदमत करूँगा। तो खिदमत का जज्बा ये है कि उनको अपने बच्चों की तरह समझें,
अवाम को, जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, तो आप अपने अवाम को कैसे भूखा देख सकते हैं? वाह, ये सिर्फ दिल में एक इंसान एहसास पैदा कर ले ना, बहुत तो खूब, सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत खूब, एहसास खत्म हो गया लोगों के अंदर। ऐसा ही है। तो बस ये हमारी एक हुक्मरान वाला जो हमारे, उनसे अपील है कि आप सिर्फ गरीब की रोटी ना छीनें, और जो रोटी दूर होती जा रही है गरीबों की, उनको रोटी फराम बहुत करें, अच्छी उनको बात है। पानी उनको फराम करें। देखें, उनके दिल से दुआ निकलेगी। ऐसा ही। इस वक्त उनको अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत नफ्स बचानी है। ये मजबूरी का सबब ना बन जाए कि लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाए, तो उसके हो चुके जिम्मेदार हैं, भी बिल्कुल हैं। ऐसा मगर ही उसको मैं तो उसकी मतलब बात नहीं कर रहा, है। मगर जी जी, है ये चीज़, बिल्कुल सही। उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना, जो ओत लेकर बैठे हुए हमारे हुक्मरान बाला, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये नहीं करेंगे तो यकीन माने दुनिया में उनकी पकड़ है, बिल्कुल है। सिर्फ टाइम लगेगा। अभी आज के टाइम को मत देखें, कोई लम्हा आपका जिंदगी में ऐसा आएगा जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो बिल्कुल उस ऐसा वक्त से डरें, अल्लाह के उस अजाब से डरें, अल्लाह के उस कहर से डरें। आपने जिस कुरान को उठा के वादा किया है अवाम के लिए, अवाम के वो वादे पूरे करें। बहुत कम अच्छी से कम रोटी पानी तो उनको दे ही दें कि वो अपनी इज्जत बचा सकें। बिल्कुल ठीक और है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो जो हमें ईद की खुशियाँ मिलती हैं, अब यकीन माने कितने लोग इस ईद की खुशियों के अंदर महरूमी का शिकार हो गए। ऐसा ही है। कितने लोग जो अपनी शॉपिंग करने जा रहे थे, उनके मोबाइल छिन गए, उनके बताइए। साथ डकैतियाँ हो गई, उनकी क्या क्या उनके साथ मसाइल पैदा हो गए। तो ये जिम्मेदारी भी हमारे हुक्मरानों की है कि वो इनको देखें कि भाई इनको कंट्रोल करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये जो गदागर आप आ जाते हैं, ये जो रोडों के ऊपर, बताइए। आप बताइए कि ये कौन से मुआशरे के अंदर है? आपको अब पाकिस्तान का अल्लाह ने जिंदगी दुनिया में एक बड़ा नाम दिया है कि पाकिस्तान है हमारा, एक एटमी ताकत है हमारे पास। मगर हमें एटमी ताकत को प्रूव करने के लिए इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, इन माफिया को ख़त्म करना होगा। ये तो ऐसे चिपट जाते हैं कि ये इनका हक समझते हैं भीख लेना। जी, आपको इनकी हिस्ट्री पता चलेगी तो आपको फिर उसके बाद तो आपको नफरत हो जाएगी इन लोगों से। हम इनके खिलाफ नहीं है, हम गरीब लोगों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सही हम सफ़ेद पोशों के खिलाफ नहीं है, हम इस माफिया के खिलाफ है। जी, यकीन यह माफिया जो है ना, इनको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, हुकूमत कर सकती है, जिनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। उनको चाहिए कि वो इनके लिए इनका बंदोबस्त करें, इनको आने ना दें, इनको जो सिग्नल पे खड़ा हो उनको लेके जाएं, बंद करें, उनको सजा दें कि वो आइंदा कभी कुछ जुर्रत भी ना कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल आपने ठीक और एक और चीज़ जो कि जी, जी। अपने वालिदैन जो है ना, आजकल बच्चों को तालीम देने पे बहुत पीछे लगे हुए कि बस मैं किसी तरीके से अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में एडमिट करवा दूँ बताइए। और उनको तालीम दिलवा दूँ। तो ये तालीम ही तालीम के पीछे लोग भाग रहे हैं, और ये तालीम का नतीजा है कि सब बच्चों ने मोबाइल पकड़ लिया। तालीम ये है कि इंग्लिश तालीम हासिल कर रहे हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। तरबियत का कोई दूर दूर कोई जिक्र ही नहीं है कि तरबियत क्या है। जी देखिए, मेरी नज़र में तालीम से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो तरबियत है। जी जी। तरबियत आपको तमीज़ सिखाती है, आपको तहजीब सिखाती है, इस मुआशरे को, आपकी मुआशरे की पहचान आपकी तरबियत है। बहुत खूब। अब हमारे यहाँ तरबियत ख़त्म होती जा रही है, यकीन माने। अब जो बिल्कुल, नई बिल्कुल जनरेशन ऐसा है, ही। वहाँ तरबियत नाम की चीज़ नहीं है। तरबियत हुआ करती थी, जी। आपके दौर में तरबियत। मैंने आपसे एक मरतबा बात की, आपने कहा मैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं अपने वालिद साहब के सामने कोई ऐसी बात कर सकूं। बिल्कुल। आजकल लोगों ने अपने वालिदैन को दोस्त बना लिया। जी, दोस्तों में फ़र्क नहीं होता, दोस्तों में तो हर किस्म की बात होती है। सही। अब लोग उसको फ़ख्र महसूस करते हैं, भाई वहाँ पे अदब का दायरा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। दोस्ती नहीं, आप लिहाज ख़त्म ना करें, दोस्ती रखें, उनसे बोले हर अच्छी बुरी बात हमसे शेयर करो, मगर अदब के दायरे में, तहजीब के दायरे में। बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं है कि वो कोई बड़ा आगे बैठा, बड़ा आया तो वो बैठा है तो छोटा बैठा हुआ है, मोबाइल है तो मोबाइल से बातें कर रहा है। मतलब बहुत सी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा लोगों को अपने जो आजकल के जो हमारे नई जनरेशन जिनके औलाद होती है, वो अपनी तालीम से ज़्यादा अपने बच्चों के घर में तरबियत करें। तरबियत करें, बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी और बात हो नहीं सकती, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जो एक माशरे को बनाती है। और तरबियत क्योंकि घर से ही इसका सिलसिला शुरू होता है, इसका आगाज़ घर से होगा और फिर वो चीज़ आपको माशरे में नज़र आएगी। और ये जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, जो शब रोज़ हम देखते हैं तमाशा,
तो उसकी बड़ी वजह यही है कि तरबियत से आ रही हैं और ये चीज़ नहीं क्योंकि सिखाई जा रही, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये जो बेनज़मी है जो हमें नज़र आ रही है इस पूरे माशरे में, ये जो तरबियत का फुकदान है उसका सबब बन रही है। अब बहरहाल यहीं से सिलसिला शुरू होगा तो बात फिर आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर हमें पूरा माशरे में जो है वो सुधार नज़र आएगा। मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ भी, अब शहर कराची में को वैसे तो आम दिनों में आपका इत्तेफाक नहीं होता कि आप निकल कर इधर उधर देखें क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा हजरात लोग हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता। बहरहाल जब शहर की सूरत हाल देखते हैं तो पहले से ज़्यादा अबतर पाते हैं, उससे और ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हमें नज़र आती है। एक तो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तो यकीनन बात हुई, उसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, गंदगी के हवाले से ये आए दिन जो है वो सिलसिला इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं बड़ा हैरान रहा है इस दफ़ा भी हमें कोई अथॉरिटी जो है वो नज़र नहीं आया, माँ सिवाय हमें ट्रैफिक पुलिस के, जिन्होंने सड़कों के ऊपर जो अच्छा काम करे उसको यकीनन सराहे जाने की ज़रूरत है। और ट्रैफिक पुलिस ने जो काम इस दफ़ा किया है वो लायक तहसीन है। जगह जगह उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ नौजवानों ने निभाई ऐसा तरीके से, चांद रात हो या माह मुबारक हो, इसमें जो सिंध पुलिस है ख़ास तौर पे जो कराची में जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे बहुत ज़्यादा मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम किया और उसको सराहे जाने की ज़रूरत है। बाकी मान जो दीगर इदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कुछ कि जो कुछ होता रहा, जिस तरह के वाक़यात अफसोसनाक रोनुमा पैदर पे होते रहे उसका किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। और बड़े अफसोस के साथ मैं कहना ये पड़ता है कि गुज़िश्ता रोज़ मैं देख रहा था यहाँ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब हैं जो बड़े तवील अरसे से यहाँ पर उनके पास ये जिम्मेदारी है, जब उनसे ये सवाल किया गया मीडिया के ऊपर, मीडिया के नुमाइंदों ने, कि ये जो सब कुछ होता रहा माह मुबारक में जो खून रेजी हुई है शहर कराची में इसका ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ये जवाब दिया कि इससे पहले जो निगरान हुकूमत थी जो महज चंद माह के लिए 1 साल के करीब जो उनका अरसा रहा है ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर नाअहल हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे ज़्यादा और कोई हमारे पास मिसाल नहीं है कि अगर नाअहली की अगर बदतरीन मिसाल दी जाए तो इनसे बड़ी मिसालें हमारे पास नहीं हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला है। एक ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं मुख्तसर सी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ईद का मौका है और ईद के मौके के ऊपर पैगाम पूरी दुनिया से मौसूल होते रहे। दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ भी हैं पैगाम भेजते रहे और फ़िक्र उनको लाहक रही कि मुल्क पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। और अब हम तो क्योंकि अपनी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ नहीं करते कि ये बताया जाए कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। बारहा ये बात समझाते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिसकी शरीयत आपने इख्तियार कर रखी है, वहाँ के बारे में सोचें, वहाँ के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, उसको बेहतर बनाने के लिए काम करें, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आपकी जो है वो फ़िक्र आपको लाहक हो और आप हमसे जो है वो निढाल हुए जा रहे हैं। तो बड़ा अजीब हमारा बड़ा दोहरा में आ रहा है, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो मुकीम, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, ये जो बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं ना, इनमें और ये जो दूसरे पाकिस्तानी निजात लोग हैं जो पाकिस्तान से निजात हासिल कर कर गए हैं, इनमें बड़ा फ़र्क है। तो पाकिस्तान में मुकीम जो है बैरून मुल्क, वो उन लोगों में उनका शुमार होता है जो 6 महीने 8 महीने साल 2 साल के लिए काम की गरज से गए हैं। इसमें बड़ी तादाद हमारी जो लेबर क्लास है उसकी है, जो मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ़ रियासतों में काम कर रहे हैं और फिर यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार देख रहे हैं। और एक हैं जो मुकम्मल तौर पे जिनके पास अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की जो है वो शहरियत है और वहाँ मुकम्मल जो है वो सुकूनत इख्तियार की गई है और कर चुके हैं। उनको मैं पाकिस्तानी निजात जो है वो कहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान से निजात हासिल की हुई है। तो ये तो जब उनका ज़रा मैसेजेस थे उसके मैंने थोड़ी सी निशानदेही कर दी। रोशन साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। रोशन साहब, अब माह मुबारक में जो कुछ होता रहा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा ये माह मुबारक का तजर्बा रहा,
कैसा क्या कुछ देखने में आया मुशाहिदे में। इबादत तो एक तरफ है, वो तो चलता ही है साल साल, खुदा का शुक्र है उसने इतनी तौफीक हमें दी। लेकिन मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ अपने तमाम अहबाब से, दोस्तों से, कि मौशी हवाले से एतबार से कैसा इसको पाया, क्या कुछ देखने में आया, कि हमने ही सिर्फ महसूस किया कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस हद तक कम हो चुकी है कि हमने ना बाज़ारों में गहमा गहमी देखी, सड़कों के ऊपर हमने सन्नाटा देखा। और ये पहला मौका था कि इस वक्त ना किसी ऐसा दिन कोई ऐसा नहीं है, वरना ऐसा अमूमन हुआ करता था माजी में कि 10 रोज़े गुजर जाने के बाद हम देखते थे बतदरीज रश में इजाफा होता था। लेकिन यहाँ पर पहले रोज़े से आखिरी चांद रात तक हमने ना कोई गहमा गहमी देखी, ना सड़कों पे कोई रश देखा, ना बाज़ारों के अंदर रौनक देखी। वो चंद एक थोड़े बहुत लोग थे जो हमें नज़र आए, बाकी तो सारा मामला ऐसा ही रहा। आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ आई, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, जब किसी मुल्क में मौशी हालात ख़राब होते हैं और बतदरीज वो ख़राब होते चले जा रहे हैं, जी तो उसके बाद इस मरतबा मैंने देखा जिन लोगों में जो जज्बा हुआ करता था ना कि खिदमत का, जी जी कि लोगों को रोज़ा खुलवाना, लोगों की मदद करना, इवन के लोगों ने ज़कात भी देना कम कर दी। जी अब लोग अपने घर को देख रहे हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा। ये साहिब हैसियत की बात कर रहा हूँ। यकीनन, जो साहिब हैसियत नहीं है वो तो बेचारे सोचते हैं कि जो है ठीक है, मगर उनका अल्लाह चला रहा है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल चला रहा है, उनको चलाता रहेगा। अल्लाह ताला ने जब पैदा किया चलाएगा, तो उनका कोई ना सोचे कि वो क्या है। अगर सोच सकते तो अच्छी बात है, नहीं सोचे तो अल्लाह तो चला ही रहा है। बिल्कुल सही। मगर जो साहिबी हैसियत है ना, वो अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि क्या होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि पहले जो काम 50,000 में होता था वो 2-2 लाख में भी नहीं हो रहा। बहुत तो अच्छी बात लोगों ने अब वो सोचना शुरू कर दिया कि भाई पहले तो अपना घर बचाओ। तो इसलिए आपने जो बात की कि रोड के ऊपर सन्नाटा था, रोड के ऊपर वो गहमा गहमी नजर नहीं आई। पहले जहाँ जहाँ दस्तरखान लगते थे, पहले रोज़ा खुलवाई होती थी, लोगों की मदद होती थी, वो लोगों को राशन बांटा जाता था, अब वो नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि अब वो महंगाई इस हद तक चली गई है, और ख़ास तौर पे इस पाकिस्तान में, दुनिया में जब एक कोई मजहबी त्यौहार आता है तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती हैं, और हमारे यहाँ वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं। बल्कि जो गंद हमारे यहाँ पूरे साल जमा होता है, जो बिकता नहीं है, वो उठा के ये पूरे साल रमज़ान में बेच देते हैं। ये फिर अच्छा, फिर वो नमाजें ज़रूर पढ़ते हैं, हाँ, ये इबादत ज़रूर करते हैं। बहुत खूब, ऐसा ही है। मतलब मैं कहता हूँ यार, आप इबादत कर रहे हो, सबसे पहले तो जो अल्लाह का खौफ है ना, वो आपके दिल में नहीं है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का जो वो खौफ, ये जिसके पास है उसके पास दुनिया की सारी दौलत है, उसके पास आखिरत की भी सारी दौलत है। और उसका मज़ा इतना है कि अगर किसी दिन कोई इसमें डूब के देखे, वाह, कि अल्लाह के शुक्र में डूब के देखे, क्या अच्छी बात, और अल्लाह ने जो चीज़ें नेमतें अता की उसका शुक्र अदा करे, तो आपको लगेगा कि यार बस यही सब कुछ, ज़िंदगी यही है। इंसान ज़िंदगी में सिर्फ कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, अपने आप को फिरौन समझता है। मैं तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है भाई। आप तो जितनी इनकिसारी करोगे, अल्लाह ताला उसके अंदर उतनी आपके अंदर मोहब्बतें पैदा करेगा, और वो आपके अंदर आपके रिस्क में बरकतें अदा करेंगे। हमारे यहाँ हर चीज़ उलट हो गई है। जो काम सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए वो हम 2-2, 3-3 बजे, मतलब ये होता है कि कभी 2 बजे अगर उठते थे तो अब 3 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, और फिर भी लोग बड़े खुश हैं, अपने आप को खुश समझते हैं। ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस मुल्क की तबाही में हमारे आवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आवाम कम से कम अपना स्टेप ले, अपने आप को सही करे, अपनी डायरेक्शन सही करे, तो उसके बाद हुक्मरानों को भी समझ आएगी। हुक्मरानों को पता है भाई, हम पेट्रोल हर 15 दिन में बढ़ाते हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जब हमें फर्क नहीं पड़ेगा तो वो तो फिर अब तो 15 दिन में बढ़ा रहे हैं, फिर 2-2 दिन में भी बढ़ना शुरू होगा। जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर वो हुक्मरानों को क्या सकूं, उनको तो जरा सा पेट्रोल बढ़ाने तो उनके तो बजट में एकदम बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है, अरबों रुपए बाहर कर लेते हैं लोगों से। तो मतलब जब तक हमारी आवाम भी बेहिस हो गई है, इनका जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, उनको बहुत होता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो उनको बच्चों को तालीम भी देनी है, अपने घर का किराया भी देना है, उनको अपने घर के अखराजात भी चलाने, तो उनका सोचें। और सबसे ज्यादा हमारे मुल्क में जो लोग हैं, उन्हीं लोगों की ज्यादा तादाद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका सोचें
क्या अच्छी बात आपने हम लोग जो है ना बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही अपने अपना सोचते हैं, हम अपना ही सिर्फ सोचते हैं कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, बिल्कुल और ऐसा मैं तो पेट्रोल अगर 100 रुपये बढ़ भी जाएगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंडिविजुअल ऐसा नहीं ही। सोचो, आप इज्तिमाही तौर पर सोचो। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें एक जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है, वो ये तो दरमियाने दर्जे की जो क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। देखने में ये आया है कि ये अब पेट्रोल पंप के ऊपर जो काम कर रहा है, या रेडी वाला जो है, या और जो दीगर लोग हैं, जब भी महंगाई होती है सब अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब दूध वाला है जो कि दूध पहले 100 रुपये बेचा करता था, अब वो 250 रुपये बेचना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल भी घाटे में नहीं है, वो पैसे आपसे उतने ही वसूल कर रहा है, बल्कि और वो मज़ीद उसमें बढ़ाता चला जा रहा है। तो अब अगर आप उसकी मौशी हैसियत देखें, हालत देखें, तो कभी भी आपको ख़राब नज़र नहीं आएगी। ये रेडी वाला है, उसकी भी यही हाल है, बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर है, चीज़ों में कीमतों उन्होंने बढ़ाकर आपसे वसूल कर लिए, सबके मौशी तौर पर सब मुस्तहकम है, आपको नज़र आएंगे, हर शख्स आपको मुतमईन नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है इसमें दरमियाने और ये जो मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, नौकरी पेशा लोग ख़ास तौर पे ये, क्योंकि जिन तनख्वाहों के ऊपर ये काम कर रहे थे 8-8 10-10 साल पहले, आज किसी भी इदारे में जाकर देख लें, कहीं पे ये कल्चर नहीं है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए या कोई बोनस या इस तरह का। बहुत थोड़े ऐसे होंगे आटे में नमक के बराबर इदारे जो वाक़तन ऐसा कर रहे हैं, वगरना 8-8 10-10 साल से जिन तनख्वाहों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं आज भी वहीं खड़े। और महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने, क्या बताएं, दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली जो है वो शहर कराची में इस्तेमाल की जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप मौशी सूरत हाल है, क्या इसके ऊपर मैं तबसरा करूं और कहाँ से बताना शुरू करूं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर हुई है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, बाकी हर शख्स इसमें जो है बिल्कुल आराम से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जी फरमाइए। और हमारे मुल्क का जो मईशत का जो मेवर है ना वो कराची है। बिल्कुल ऐसा ही। यार कराची को आप कम से कम रोजगार दो। अब अपने इंटरेस्ट रेट को, मैं तो चीज ठीक से थक गया हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब तक बढ़ा रहेगा ये इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, रोजगार खत्म हो जाएगा। बल्कि अब तो वो लोग जो कि 20,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं वो अपने मालकान को बोलते भी नहीं कि तनख्वाह बढ़ाओ, उनको पता है निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। वो कहते हैं भाई करनी करो, नहीं तो तुम छुट्टी करो। उन्होंने सोच लिया कि यार इनको अब जितने खर्चे कम करके बैंक में पैसे रख दो, बैंक अच्छा खासा पैसा दे रहा है। एक आपको इजी मनी का रास्ता मिल गया। जो पैसे वाले लोग हैं जिनके जरिए आपको रोजगार मिलता था, जो इंडस्ट्री चलती थी वहाँ पे लाखों लोगों का रोजगार होता था। अब जब आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करोगे, और हमारे यहाँ ये सारी चीजों का जो 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 गलती है ना वो हमारे मुल्क का कर्जा है। अच्छा, कर्जा जब तक हमारे मुल्क का उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ये चीजें हमारी खत्म नहीं होंगी। ये सब उससे रिलेट करती है। बिल्कुल ठीक है। कर्जा आपका है, आप जैसे मजीद कर्जा आप लेंगे आपका इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कोई पागल ही होगा इस इंटरेस्ट रेट के बाद भी अपनी इंडस्ट्री चलाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर कोई चला रहा है तो इसका मतलब वो कोई बहुत ही नेकी का काम कर रहा है। उसको पता है इससे बेहतर मैं ये पैसे बैंक में रखूंगा, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि सूद का सिस्टम है, मगर अब लोगों के जहन में वो खत्म हो गया सूद का। उन्होंने कहा पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, क्या सूद सही गलत की तमीज। मतलब जब आप अगर ये चीजें खत्म कर दोगे तो लोग फिर ये मजहब से भी दूर हो जाएंगे। जी जी। लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। अब आप देखें इंडस्ट्री बंद हो रही है। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई मैं अब ये बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, फैक्ट्री बेच दे। बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे पता है लोग ये नौबत आ गई। मैंने कहा यार इतने लोग आपके पास काम करते हैं, 100-200 लोग, पर मैं अपने आप मैं जिंदा रहूंगा तो वो बचेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। मैं उनके चक्कर में मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ, मतलब मैं अपने उनकी बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। उनकी तनख्वाहें और उनके अखराजात, फिर रॉ मटेरियल जो महंगा हो जाता है, फिर बहुत से मसाइल उन्होंने बताया। उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। बिल्कुल सही। और 25-30 साल की मेहनत की फैक्ट्री जो चल रही थी जिसमें रोजगार था लोगों का। अब जब ये बेरोजगारी होती है तो आप मुझे बताएं कि इनमें लोग पे गलत इकदाम उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा। पैसे तो कमाने हैं, कुछ लोग सही तरीके से कमाते हैं। अच्छा, वो सही तरीके से कहाँ से कमाएंगे, क्या काम करेंगे, बेचारे कोशिश करते हैं, फिर कुछ लोग जो है ना उसमें तो गलत धंधों में पड़ जाते हैं जी। तो इनको ये डायरेक्शन आज नहीं तो कल इनको जरूर सही करनी पड़ेगी। ये का हल नहीं है, ये मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। इसको सोचना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों का। मगर माशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो हुक्मरान है, इस मरतबा जो हुक्मरान आए हैं, मैं पुराने हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो हुक्मरान है, अब इनको एक टारगेट मिला है कि आपने मुल्क की डायरेक्शन सही करनी है। अब मुल्क की जिम्मेदारी आपके हाथ में। आप आ गए, आप बैठ गए, आप अब मुल्क को नुकसान पहुंचा तो आप जिम्मेदार होंगे।
और ये हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनका यही काम है कौमी सलामती के इदारों का। भाई जो लोग आगे बैठे हैं उनसे भी तो कोई पूछेगा, ये थोड़ी कि आपने वोट दे दिया बैठ गए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस है। और फिर हमारे यहाँ एक लोगों की तालीम की कमी है, बस किसी ने बुरा बोलना है तो बुरा बोलना है। भाई जो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जिनकी वजह से आपकी इज्जतें महफूज है, आप अपने मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आप देखें इंडिया में जाएं, आपके मुसलमान जो है वो सही से सांस भी नहीं ले सकते, बाहर निकल नहीं सकते, आपकी सेफ्टी नहीं है। हम अल्लाह ने हमको इतना अच्छा मुल्क दिया है, खुदारा अपने मुल्क की हिफाजत करें, हमारे मुल्क को अपना घर समझें। इसके अंदर हर इंसान को अपना हिस्सा डालना चाहिए, हर इंसान को अपना हिस्सा डालना चाहिए। सेल्फिश ना हो जाए कि बस मेरा तो गुजारा हो रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है। नहीं, उसका उनका भी सोचे, जो मिडिल तबका है उनका भी सोचें। नौकरी पेशे लोग जो हैं अब वो तो मजबूर हैं, उनको 25,000 मिल रहे थे तो वो 25,000 में इसलिए खुश हैं, वो डर रहे हैं कि 25 से मैंने किसी को अगर थोड़ा सा भी बोल दिया कि पैसे बढ़ाओ, वो बोलेंगे भाई छुट्टी करो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब ये कि वक्त हमारे पास जो है वो महदूद है, मैं चाहूँगा ज़रा आप एक बड़ी अच्छी हमेशा एक सलाह देते हैं, एक हमेशा एडवाइस देते हैं ख़ासतौर पर नौजवानों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नाउमीद हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और महज मुल्क से बाहर जाने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है, मैं इसकी बिल्कुल तायद करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। जब आपके पास मौक़े ना हो या आपको दानिस्ता पीछे रखने की कोशिश की जा रही हो, दबाया जा रहा हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप मुल्क से बाहर जाएँ और रोज़गार की जायज़ रोज़गार की तलाश के लिए आप जाएं और वहाँ पर जाके आप कोशिशें करें। और बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे हमारे नौजवान, मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बाहर गए, बड़ा अच्छा वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, वहाँ की इकॉनमी के लिए, उन ममालिक के लिए, और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने शरीयत भी इख्तियार की है। तो सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पर ऐसे लोग हों, ऐसे हुक्मरान हों जो नौजवानों के लिए कुछ ना करने की कोई, जिनके अंदर कोई दिलचस्पी ना हो, तो वहाँ पर यही रास्ता जो है वो सबसे बेहतर है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बैठकर मुनाफकत करेंगे, कहेंगे नहीं है अपना मुल्क है, ये वो, ये सब बेकार की बात है। आपको बेहतरीन मौका बाहर मिल रहा है, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बिल्कुल जाइए बाहर और हर पल आप ये कोशिश कीजिए कि आप बाहर जाएँ और अपनी जो है वो सलाहियतों का भरपूर इजहार करें। तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से? रोशन अंकल ये फरमाइएगा जी। देखें, आप अपना नज़रिया बयान कर रहे हैं कि उनको मुल्क से बाहर जाना चाहिए, मैं क्योंकि इनके खिलाफ हूँ। ठीक है कि मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हल नहीं है। ठीक, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये जो हमारा सरमाया है, जो कि यूथ है हमारी, इनकी हिफाजत करें, इनको रोज़गार के मौके इनको फराहम करें कि ये अपना यही अपना एसेट जो है वो अपने पाकिस्तान में लगाएं। ये पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। मगर कथा कलामी की एक माजरत चाहूँगा, अभी शहर कराची के अंदर दो बड़ी मशहूर इंजीनियरिंग एक ही तो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के 2 फारिगुल तहसील बच्चों को बीच सड़क के ऊपर मोबाइल स्नैचिंग में गोली मार दी है। एक कोरंगी से एक बच्चे का ताल्लुक था, एक ही यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मारा। अब बाकी की बात आप कीजिए जी। देखें, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो आपने बताई दी है, ये भी हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। जो बच्चे वो वाहिद असासा थे उन माँ बाप का। और ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये बच्चे, अल्लाह ना करे, ये हुक्मरानों के भी बच्चे हो सकते हैं ना, कल किसी के भी हो सकते हैं। तो हमें इनकी हिफाजत कौन करेगा? मुझे बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे हुक्मरानों की है। इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। देखें, एक माँ बाप जो है ना बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनका असासा ये है कि अब ये कुछ बढ़ के हमारी खिदमत हमें पालेगा। मतलब बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को, पेरेंट को संभालते हैं ना। अब अगर वो चले जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या रहेगा, पेरेंट्स की ज़िंदगी में क्या रहेगा जब बच्चे नहीं रहे? तो ये बहुत दुख की बात है। बहरहाल अल्लाह, जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, अल्लाह उनको, उनके अलावा कि इनको सब्र जमील अता फरमाए, उनको जो चले गए उनको जन्नत फिरदौस, और आगे ऐसे वाक़यात ना हो। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है ना। ये कहना आसान है, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े आराम से बात कर रहे हैं, मगर ये बहुत दर्द भरी कहानी है। ये पूछे उनके पेरेंट्स से, वो उनका कलेजा फट जाता है। वो हो सकता है उनमें से मर भी जाते हैं, दुनिया ही खत्म हो जाती है, सारे कुल असासा उनकी औलाद है, आपने उनको बीच सड़क पे गोली मार दी। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए पूरी। मतलब आपको या तो ये हक होना चाहिए कि भाई, अगर आपको सेल्फ डिफेंस का भी हक होना चाहिए। अब हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई असला रखेगा तो वो अपने असले के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना भाई, सेल्फ डिफेंस का हक। तो अब तो हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ये तरबियत देते हैं कि बेटा जो मांगे ना दे देना। यार ये कौन से मुआशरे के अंदर ये तरबियत दी जाती है कि दे देना?
हम ये नहीं कहते कि जाके उनको पकड़ लो, छीनो, जाहिर है असले के सामने, मगर हम बेबस क्यों हम नियतते हैं। बिल्कुल अब इसका भी कोई ना कोई गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप अगर जो उनको या तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको कानूनी हक सबके कानूनी पास है, हैसियत पूरी उनको दुनिया दें में कि सबके वो लोगों अपना के पास अपना हथियार है। सेल्फ डिफेंस कर सके। जब सामने वाला आएगा कोई तो उसको पता होता है। आप धड़ल्ले से देखें एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हैं, 10 लोग बैठे हुए, उनको पता है 10 नियत्ते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही। कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक रिवॉल्वर के जोर के ऊपर वो सबको लूट के चले जाते हैं और एक मेरे ख्याल में 2 मिनट के अंदर 15-20 लाख रुपए अपनी जमा कर लेते हैं। बहरहाल जी, यही कुल कहानी है। बहरहाल इसके बारे में और मज़ीद क्या कहा जाए, ये शब रोज़ आप यही कुछ सुनते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, ख़बरों के ज़रिए। तो ये अब मेरे पास कहने के लिए तो कुछ नहीं है। रोशन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बहुत सारे मामलात के ऊपर आपने जो बड़ी खुलकर बात की और यकीनन इस्लाह की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा और मज़ीद कुछ नहीं कहा जाएगा। रोशन साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हमेशा से रहती है। ईद का मौका ही इसको समझा जाए। और यह है कि एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।